चंद्र कुमार एक बार फिर आपका जेके स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहले पार्ट का आगे वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, वियोजन अभिक्रिया पढ़ ली और विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ ली। अब हमारी आगे की अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी इस अभिक्रिया के अंदर आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी आयन है वो आदान प्रदान करेंगे। तो देखो एक उदाहरण लिखा है NaCl प्लस HgNO3, तो HgCl प्लस NaNO3 बनाए। अब देखो NaCl को आप तोड़ोगे तो देखो Na और ये Cl है, इसको आप तोड़ोगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन प्राप्त होगा। इसी प्रकार HgNO3 को आप तोड़ोगे तो Hg प्लस और NO3 माइनस आयन प्राप्त होगा। तो देखो इस अभिक्रिया को समझने के लिए कि यानी जो अट्टा सट्टा की प्रथा होती है उस हिसाब से हम इस अभिक्रिया को समझेंगे। तो देखो शादी करवाते हैं ना, एक लड़की इधर से देते हैं और एक लड़की इधर से, तो अट्टा सट्टा की जो प्रथा होती है उसके तहत देखो एक मिनट। अब देखो Na को लड़का मान लो, Na यानी प्लस वाले सारे लड़के हैं। देख लो Hg के पास में प्लस है तो ये भी क्या है, लड़का है। अब देखो NO3 के पास में माइनस आयन है और Cl के पास में भी माइनस आयन है। अब देखो माइनस वाली लड़की है, प्लस वाला लड़का है, यानी ये दोनों भाई बहन है और ये दोनों भी भाई बहन है। अब देखो इस लड़के की शादी इस लड़की के साथ में करवा देते हैं और इस लड़के की शादी इसके साथ में करवाते हैं, तो क्या बनता है देखो HgCl। ये देखो HgCl बन गया। अब यहाँ पे देखो Na प्लस यानी Na और NO3, तो देखो NaNO3 बन गया। अब इनका नाम देखते हैं, तो Na का नाम है सोडियम, Cl का क्लोराइड। यहाँ पे देखो Hg का नाम सिल्वर और NO3 का नाम है नाइट्रेट। यहाँ पे देखो Hg का नाम सिल्वर और Cl का नाम है क्लोराइड। Na का नाम है सोडियम और NO3 का नाम है नाइट्रेट। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक अभिक्रिया और होती है जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया ये इसके अंदर ही है। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये HgCl एग्जांपल ये लिखना है इसके अंदर, तो ये HgCl वाला है, इसका जो श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी ये अभिक्रिया होती है तो HgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो पात्र में नीचे की ओर बैठ जाता है। तो देखो दोबारा देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। अभिक्रिया है अपचयन और उपचयन। तो देखो अपचयन और उपचयन, पहले देखो अपचयन, या दोनों को साथ में पढ़ते हैं। इस साइड उपचयन लिख लो और इस साइड लिख लो अपचयन। अपचयन तो देखो अपचयन और उपचयन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की सिर्फ परिभाषा में लिखो तो ऐसे लिख देना, ऑक्सीजन की इसमें क्या होती है वृद्धि और हाइड्रोजन की क्या होती है कमी। तो ऑक्सीजन की वृद्धि
यानी इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी Cu प्लस O2, तो CuO2CuO। अब हाइड्रोजन की क्या होती है, इसके अंदर कमी होती है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी। देखो HBr है, एक एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। तो एग्जांपल में देखो HBr है, तो इसको तोड़ोगे तो H2 और Br बनेगा, Br2। तो यहाँ पे संतुलित कर दो समीकरण को, तो 2 लिख दो यहाँ पे। तो देखो उपचयन अभिक्रिया के अंदर देखो, यानी देखो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, देखो Cu प्लस O, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि और देखो Cu के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है। देखो उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, तो इस अभिक्रिया में देखो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है ना, Cu के साथ में O जुड़ रहा है, तो CuO बन रहा है, तो यानी ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो गई। देखो हाइड्रोजन की कमी, तो HBr है, HBr में से H2 अलग हो गया, Br2 अलग हो गया, तो Br2 से हाइड्रोजन की क्या हुई, कमी हो गई। यहाँ पे देखो अपचयन यानी उपचयन का हाइड्रोजन की कमी, यानी HBr से H2 अलग हो गया, Br2 अलग हो गया, तो Br2 से क्या हो गई, हाइड्रोजन की कमी हो गई। अब देखो उपचयन है और अपचयन है, यानी उपचयन का उल्टा लिख दो अपचयन के अंदर। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे लिख दो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी। देखो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 2H2 है, यानी एग्जांपल देखो 2H2O। अब देखो H2 प्लस O2, अब समीकरण संतुलित कर दो, तो देखो 2H2 प्लस O2, यानी देखो ये H2O है, यानी ऑक्सीजन की कमी, तो देखो ऑक्सीजन की कमी और ये H2 के साथ में, तो H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया। अब इसका उल्टा लिख दो, हाइड्रोजन की कमी हुई है यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। जैसे देखो N2 प्लस H2, तो NH3 बन गया। आप देखो इस समीकरण को संतुलित कर दो, N यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, H2 है, यहाँ पे 6 है, तो 3H2 कर दो, N2 3H2। तो देखो आप अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। देखो N की संख्या 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 6 है, 3 इंटू 2 यानी 6 है, और यहाँ पे 2 इंटू 3 यानी 6। तो ये हो गई हमारी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। अगर सीधी सी परिभाषा लिखो, ऐसे लिख देना उपचयन में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंदर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये इसके एग्जांपल हो गए। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया यानी देखो जिस अभिक्रिया में क्या होगा कि अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होगी, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो देखो
एक अभिक्रिया CuO और H2। तो देखो Cu प्लस H2 और O। देखो ये CuO है, यानी इसका नाम लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड Cu। Cu यानी कॉपर और O यानी ऑक्साइड, H2 यानी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे Cu देखो कॉपर और H2 यानी जल। अब देखो यानी जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखो हमने अपचयन अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो देखो CuO यहाँ से ऑक्सीजन क्या है निकल रहा है, देखो CuO से Cu बन रहा है, तो ऑक्सीजन क्या है निकल रहा है, ऑक्सीजन की हानि हो रही है, तो यहाँ पे अपचयन होगा या उपचयन, तो यहाँ पे होगा अपचयन। ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन होता है। अब देखो यहाँ पे H2 के साथ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन के अंदर। तो इस अभिक्रिया के अंदर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही है, तो इस कारण इसे क्या कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो परिभाषा लिख देना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण। जब किसी लोहे को या किसी धातु को हमें बाहर खुले में छोड़ते हैं तो लोहा या धातु है वो क्या होगा कि नमी के और अम्ल के और ऑक्सीजन जिन चीजों के जब संपर्क में आता है तो उस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इस क्रिया को हमें संक्षारण कहते हैं। एक अगला टॉपिक है विपरीत गंधिता। विपरीत गंधिता यानी जब तेल या वसा युक्त जो खाद्य सामग्री होती है उसे हम कई दिनों या कुछ देर के लिए 2-3 दिनों के लिए हम बाहर छोड़ते हैं, तो उसके ऊपर एक पपड़ी जैसी संरचना बन जाती है। वो किसके कारण बनती है विपरीत गंधिता, यानी जो तेलीय या वसीय खाद्य पदार्थ होते हैं उनका अपचयन हो जाता है, इस कारण वो पदार्थ है वो खराब होने लगते हैं और उनके अंदर गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद बिगड़ जाता है। अब देखो इन पदार्थों के अपचयन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है कि खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक यानी ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या करेंगे कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोक देंगे, और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोक देंगे तो ये लंबे समय या कुछ दिनों के लिए इनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो इनका उपयोग किया जा सकता है। यानी खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए इन पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, या इनको हम क्या करते हैं वायुरोधी जो बर्तन होते हैं उनके अंदर रखा जाता है। अब चिप्स की थैली आती है, इनके अंदर हम एक गैस भरते हैं चिप्स की थैली में। ये छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर का 2-3 बार पूछा गया है। तो चिप्स की थैली में हम इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस भरते हैं, इस कारण वो थैली है वो फूल जाती है।
देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इन दोनों के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपसे सीधी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछी जा सकती है या सीधा सीधा ऊष्मा शोषी के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में अंतर का एक क्वेश्चन बनता है। तो हम अंतर के तौर पे देखते हैं। तो देखो कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी प्राप्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा। तो देखो ऊष्मा शोषी यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी देखो नाम से देख लो, नाम से पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब शोषण, यानी किसका हो रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के अंदर हमें ऊष्मा देनी पड़ती है कितनी, 21.6 किलो कैलोरी पर मोल। और इस अभिक्रिया के अंदर देखो हमें 10.5 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जिस अभिक्रिया में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसके अंदर हमें ऊष्मा ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखो 21.6 किलो कैलोरी ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो एग्जांपल देखते हैं N2 + 3H2। तो N2 और H2 मिलके 2NH3 यानी अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं, अमोनिया। और साथ में हमें 10.5 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अंदर देखो N2 और O2 मिलके 2NO2, और इसके साथ में हमें 21.6 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। अब देखो शोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में क्या करेंगे, ऊष्मा या ऊर्जा, यानी क्या देखो प्राप्त हो रही है। तो यहाँ भी क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस कारण शोषण को भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा चूने से जुताई करने पर दीवार पर 2 या 3 दिन बाद चमक क्यों आ जाती है। तो क्वेश्चन है चूने से जुताई करने के 2 या 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद दीवार पर सफेदी या चमक क्यों आ जाती है, चमक या सफेदी क्यों आ जाती है। तो देखो देखिए, तो देखो बुझा हुआ चूना यानी CaO को क्या कहा जाता है, ये जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, जग में डालते हैं। तो जग में डालते हैं तो क्या बनता है, H2O यानी
जल, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो ये बनेगा Ca। ये देखो Ca का Ca लिख दिया। अब देखो O हमारे पास 2 है और H भी 2 है। देखो O 2 है हमारे पास, एक ये, तो O 2 है और H भी, OH लिख के ऐसे लिख देता हूँ। तो देखो ये क्या बन गया, Ca का नाम है कैल्शियम और OH2 का नाम है हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम क्या करेंगे, दीवारों पे लगाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे क्या करेंगे, ये तो बिना बुझा हुआ चूना है CaO, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना है CaO, और बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अब इस चूने को हमें दीवारों पे क्या करेंगे, इसकी जुताई कर देंगे ब्रश या किसी उपकरण से। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करेंगे, दीवारों पे लगा देंगे। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वायु में यानी पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है तो उसके साथ में बहुत धीमी गति से क्रिया करता है। तो ये 2-3 दिन, यानी ये जो क्रिया करेगा तो इसको 2-3 दिन का टाइम लगेगा। तो उसके बाद क्या होगा, दीवारों पे चमक आने लगेगी। तो देखो क्या बनेगा, Ca और CO3, CaCO, एक का Cl दिया, CO2 और एक O है वो यहाँ से निकल के इसके साथ में जुड़ गया तो CaCO3, ये CO2 है, एक O यहाँ से निकल के इसके साथ में जुड़ गया तो CaCO3 हो गया। अब हमारे पास एक O बचे हैं, 2 H बचे हैं, तो प्लस H2 और O, इसका नाम है कैल्शियम, Ca का नाम है कैल्शियम और Ca